हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने अब तक जितनी संख्याएं पढ़ी है वो सभी हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। देखो, चाहे हमारे पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, 1/2 हो, वर्गमूल 2 हो, या फिर 8, 7, 6 या कोई भी संख्या हो, ये सभी संख्याएं हमारे पास क्या होती है, ये सभी संख्याएं हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं को यदि हम बांटना चाहे तो हम इसको दो भागों में पढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, ये सभी हमारे पास क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। बहुत सारी होती है हमारे पास, जितनी भी हमने अब आज तक संख्याएं पढ़ी है वो सभी हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। जिन संख्याओं को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ या a/b के रूप में लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, परिमेय संख्याएं। जहाँ पर q कभी भी हमारे पास जीरो नहीं होगा। आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपको जितनी भी संख्याएं दिख रही है ये आपके पास क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे आप 1/2 है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये p/q के रूप में है। या फिर आप 3 उठा लो, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो तब भी हमारे पास ये 3 ही रहेगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर आप 0 उठा लो, 0 के नीचे यदि आप 1 लिख देते हो तब भी ये हमारे पास क्या रहेगी, परिमेय संख्या है। यानी कि 0/1 का मतलब भी 0 ही होता है। यानी कि जो नीचे वाली संख्या है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो संख्याएं हमारे पास वर्गमूल के अंदर होती है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 कभी भी ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल 4 कितना होता है, 2 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। और ये वर्गमूल 7, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्याएं। बहुत सारी संख्याएं होती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम परिमेय संख्याओं को बांटना चाहे तो हम इसको भी कई भागों में बांट सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम यदि बांटना चाहे तो नंबर 1 पर हम इसको प्राकृतिक संख्या में बांटेंगे। प्राकृतिक संख्याएं। और हम इसको पूर्ण संख्याओं में बांट सकते हैं, पूर्ण संख्याएं। और एक होती है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआत में जो मनुष्य है जंगलों में रहता था, तो उन्होंने प्रकृति की चीज़ों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया तो हमने उनको क्या बोल दिया, प्राकृतिक संख्याएं बोल दिया। जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाती है, बहुत सारी संख्याएं हो जाती है, प्राकृतिक संख्याएं। फिर हजारों वर्षों के बाद एक महान गणितज्ञ का जन्म होता है, उस गणितज्ञ का नाम था आर्यभट्ट, जिसने जीरो की खोज की थी। तो वो क्या करता है, तो हमें एक नया नंबर दे देता है 0, और इस 0 को इन प्राकृतिक संख्याओं में मिला देता है, तो जिससे ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इस तरीके से ये भी हमारे पास बहुत सारी, यानी कि हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 संख्या मिला दी तो पूर्ण संख्याएं बन गई। ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर जो शहरों में व्यापारी रहते थे उन्होंने देखा कि उनके व्यापार में कुछ घाटा बाधा हो रहा है, तो उन्होंने उस घाटे को देखा कि वो वहाँ पर उन्हें कुछ संख्याओं की ज़रूरत पड़ी।
तो इस तरीके से वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर जो है ये माइनस वाली संख्याओं का जन्म होता है तब से। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो हमने इनको क्या बोल दिया, पूर्णांक संख्याएं बोल दिया। इस तरीके से आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है, ये आपको तभी याद होगी। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, यदि हम इनके अंदर पूर्ण संख्याओं के अंदर यदि हम माइनस की संख्या और मिला देते हैं, -1 -2 -3 -5 7 8 10 माइनस के, और ये 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस चैप्टर में जिस संख्या का सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा वो है अभाज्य संख्या। क्या हो जाती है, अभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं। इस संख्या को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 17 19, इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारी अभाज्य संख्या होती है। तो हम इन संख्याओं का पता किस तरीके से लगाएंगे इनके अंदर से, तो इनकी पहचान करने का हमारे पास एक तरीका है। क्या है वो तरीका, यानी कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि हमारे पास हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आपने इसमें से कोई संख्या उठा ली, 5 उठा ली, और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब वो संख्या होती है जो इसको भाग कर दे। यानी कि हमारे पास संख्या 5 है, 5 संख्या को कौन कौन सी संख्या है जो भाग कर सकती है, एक तो 1 हो गया और एक हो गया 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। यदि मैं 6 लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखो कौन कौन सी संख्या है जो 6 को भाग कर सकती है, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। मैंने कहा जिन संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसको ये हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 हो गया, 5 का केवल 1 गुणनखंड है और 5 है। यदि मैं संख्या 7 लेता हूँ, 7 का इसका गुणनखंड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 7। यानी कि 7 को कौन कौन सी संख्याएं भाग कर सकती है, एक तो 1 कर सकती है और एक 2 कर सकती है। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर पाओगे। और एक आपने गुणनखंड के बारे में समझना है कि गुणनखंड होता क्या है। यदि हमारे पास कोई संख्या 5 है तो इसको कौन कौन सी संख्याएं भाग कर सकती है, एक तो 1 कर सकती है और एक 5 कर सकती है। तो गुणनखंड वो होते हैं जो दी हुई संख्या को भाग कर दे, उसको हम बोलते हैं गुणनखंड। और यदि मैं गुणज एक होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे। एक होता है गुणनखंड और एक होता है हमारे पास गुणज। ये गुणज क्या होता है, मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 2। यदि मैं 2 के गुणज की बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके गुणज, जो जो इसके पहाड़े में आते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से बहुत सारे गुणज हो जाएंगे।
यदि मैं 5 के गुणज की बात करूं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, ये हमारे पास होते हैं गुणज। और गुणनखंड क्या होते हैं? जो दी गई संख्या को भाग कर दे। जैसे कि हमारे पास संख्या 6 है, 6 के गुणज की बात करूं तो 1 हो जाएगा, 1 भी 6 को भाग करेगा, 2 भाग करेगा 6 को, 3 भाग करेगा और 6 भाग करेगा। तो ये क्या हो जाते हैं? इसके गुणज गुणनखंड हो जाते हैं। और गुणज क्या होते हैं? इसके जो पहाड़े में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमें चैप्टर में क्या क्या चीज़ दी गई है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ HCF है और एक LCM है। इन दो चीज़ों का हमने अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको इन चीज़ों को इतनी आसानी तरीके से बताऊंगा कि आप ज़िंदगी में कभी भी उस चीज़ों को नहीं भूल पाएंगे। तो बस आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, ध्यान से देखना है, उस हर चीज़ को समझते हुए चलना है। इन डेफिनेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, एक बार आप इनको अच्छे तरीके से समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, HCF गुणा LCM हमारे पास क्या होता है? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये हमारे पास दो संख्या, यदि हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। चलो मैं इनको आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता देता हूँ अच्छे तरीके से, ये क्या होता है क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमें संख्याएं दी हुई है, जो हमें संख्या दी हुई है, हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इनको लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है? 140। इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किस तरीके से होंगे इसके? यहाँ पर देखो आप, 140 के यदि मैं गुणनखंड करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? इसको सबसे छोटी संख्या पर चलाता हूँ। तो 2 पे चलेगा, 2 से 14 और ये हो जाएगी 0, यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको 2 पर चलाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 2 तिये 6, 1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। उसके बाद मैं इसको किस संख्या पर चला सकता हूँ? ये 2 पर नहीं चलेगा, ये चलेगा 5 पर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 सते 35, ये 5 है। उसके बाद ये कितने पर चलेगा? 7 पर, 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे? 140 के गुणनखंड। आपने इनको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गई ये इसके, क्योंकि ये 2 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य। इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ? हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 हमारे पास 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लिख देंगे, गुणा में 5 गुणा में 7। यदि 2 3 बार आता है तो 2 की घात 3 लिख देते हैं। यदि 7 4 बार आता है तो 7 की घात 4। इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है? 156। 156 के हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आते हैं? सबसे पहले हम इसको 2 पर चलाएंगे, 2 से 14, एक इधर आएगा तो ये 16 बन जाएगा और ये 2 अठे 16। उसके बाद ये कितने पर चलेगा? 2 तिये 6, एक इधर आएगा, ये 9 बनेगा तो 2 नीम 18। उसके बाद हम इसको कितने पर चला सकते हैं? 3 पर, क्योंकि ये 2 पर तो नहीं चलेगा, 3 एकम 3 और 3 तिये 9 हो जाएगा। उसके बाद ये चलेगा 13 पर। तो देखो 156 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल करके क्या आया है? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और ये गुणा में 13। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड।
हमने इनको इस तरीके से लिखना है। यदि आप इनकी गुणा करते हैं तो भी हमारे पास कितना आएगा 156। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 की यदि आप 13 के साथ गुणा करते हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो 2 की घात 2 हमारे पास 2 बार आया है तो हमने इसको 2 बार लिखना है, यानी कि 2 की घात 2 और ये 3 और ये गुणा में 13। हमने इनको इस तरीके से लिखना है, हमें और कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। उसके बाद हमें कितना दिया है, ये 3825, 3825, 3825 के हमारे पास ये गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। तो ये देखो पीछे हमारे पास 5 है तो ये 2 पर तो नहीं चलेगा, तो ये सबसे पहले हम इसको छोटी से छोटी संख्या पर चला करके देखना है। तो उसके बाद 2 पर नहीं चलेगा तो ये 3 पर चलेगा। देखते हैं हम चला करके 3 पे चलेगा या और दूसरी संख्या पर चलेगा। तो 3 एकम 3 और ये कितना 8 है, तो 3 दूनी 6, 2 इधर आ जाएगा, 3 सते 21 और 1 इधर आएगा, ये 15 बन जाएगा। 3 पंजे 15। उसके बाद देखो ये 3 पर चल सकता है या नहीं, तो हम इसको 3 पर चला कर देखते हैं। ये 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 इधर आएगा तो 15 बन जाएगा। 3 पंजे 15। उसके बाद देखते हैं ये 3 पर नहीं चलेगा, 4 पर नहीं चलेगा, तो हम इसको 5 पर चला करके देखते हैं। तो पीछे हमारे पास ये 5 है तो ये कितना 5 अट्ठे 40 और ये 2 इधर आएगा तो ये 25 बन जाएगा। तो 5 की गुणा 5 के साथ में 5 5 25। उसके बाद हम इसको 5 पर चलाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और ये 35 बन जाएगा, 3 इधर आएगा तो 5 सते 35। उसके बाद हम इसको 17 पर चलाएंगे तो 38 25 के हमारे पास जो है भाज्य गुणनखंड निकल करके आए हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसकी घातों की घातों की रूप में लिखेंगे, यानी 3 की घात 2 और 5 हमारे पास 2 बार आया है तो 5 की घात 2 गुणा में 17। बस हमने इतना ही करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, 5005 दिया है, 5005। तो यदि हम इसके गुणनखंड करते हैं 5005 के, तो सबसे पहले देखते हैं 2 पर नहीं चलेगा ये, और ये 3 पर चलता है या नहीं चलेगा, 3 पे नहीं, ये 4 पे चलेगा। तो हम इसको 5 पे चलाएंगे, 5 एकम 5 और ये 2 0 और 5 एकम 5। उसके बाद ये कितने पर चलेगा, उसके बाद चलो हम इसको देखते हैं। ये 5 पे नहीं चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा और ये 6 7 7 एकम 7 और ये 30 हाँ, तो ये हम इसको 7 पर चला करके देखते हैं। तो 7 एकम 7, ये 3 इधर आ जाएगा 30 बन जाएगा, 7 चौक 28, 2 इधर आएगा तो ये 21 बन गया, 7 ती 21, ठीक है, ये 7 पे चलेगा। उसके बाद ये कितने पे चलता है, हम इसको 7 पे नहीं चलेगा, 8 पे नहीं चलेगा, ना ये 9 पे चलेगा, ये 11 पर चलेगा। तो हम इसको 11 पर चलाएँ, 11 एकम 11, तो ये एक हासिल का यहाँ पर आएगा तो ये 13 बन जाएगा। नहीं, 11 पे नहीं चलेगा, ये 13 पर देखते हैं हम इसको चला के। 13 एकम 13, 1 इधर आएगा तो ये 13 बन जाएगा, 13 एकम 13, चल सकता था ये 11 पे, ठीक है। तो ये 11 एकम 11। तो इसके हमारे पास 5005 के क्या अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, तो 5005 बराबर 5 गुणा में 7 गुणा में 11 और ये गुणा में 13। ये हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, 74 29, 74 29। चलो हम इसके देख लेते हैं गुणनखंड क्या निकल के आते हैं। 74 29, यदि मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, यदि आप इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के रूप में हम इसके गुणनखंड लिख रहे हैं। ये 5005 के ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, इस तरीके से हम इनको लिख रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद हम इसको देखते हैं कितने पे चले गए, 3 पे नहीं चलेगा ये, ना ये 11 पे चलेगा। तो हम चलो इसको सबसे पहले 17 पे चला करके देखते हैं। 17 चौक 68 होते हैं हमारे पास, तो ये 6 इधर आएगा तो 62, 17 तिये 51, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 119 बनेगा। 17 119 होते हैं हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं 13 तिये 39, और ये कितने पे चलेगा, ना ये 13 पे चल रहा है। चलो हम इसको 19 पे चला करके देखते हैं। 19 दूनी होते हैं हमारे पास 38, तो ये कितना 5 बन जाएगा, तो ये 57, 5 हासिल के इधर आएंगे तो ये कितना बनेगा 57, तो 19 तिये 57, ठीक है। और ये 23 एकम 23, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। 74 29 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, 17 गुणा 19 और ये गुणा 23। इस तरीके से हमने इनको सोल्व करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और गुणा LCM के। तो हमें ये दो संख्याएं दी है, हम इनके HCF निकाल लेंगे और LCM निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी जांच करके बतानी है। किस तरीके से जांच करेंगे, इन दोनों संख्याओं की यदि हम गुणा करते हैं, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्या के HCF और LCM के बराबर होगा, हमें ये दिखाना है। तो चलो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास सोल्व होता है। तो ये 2 में हमें क्या दिया है, संख्या दी है 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 26 को मैं इसको 2 पर चलाऊंगा, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। उसके बाद ये 2 पे नहीं चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा, ये उसके बाद 13 पे चलेगा, 13 एकम 13। उसी तरीके से मैं इसको 91 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखता हूँ। तो ये कितने पे चलेगा, 7 पे देखते हैं हम इसको चला के, 7 एकम 7 और ये 2 इधर आएगा, 7 तिये 21 बन जाएगा ये, और ये 13 पे चलेगा उसके बाद। तो 26 के और 91 के हमारे पास गुणनखंड क्या क्या है, 26 के आ जाएंगे ये 2 गुणा में 13, 2 की गुणा 13 के साथ करते हैं तो इसके बराबर आ जाता है 26। यदि हम 91 के गुणनखंड देखते हैं तो 7 गुणा में 13, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। HCF क्या होता है, HCF की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि देखो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ कॉमन लग रहा है इन दोनों में से आपने उस चीज़ को उठाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF की बात करें तो HCF हमारे पास कितना आया, 13 आ जाएगा। उसके बाद यदि मैं LCM की बात करता हूँ कि LCM क्या होता है, तो आपको जो जो अलग अलग संख्याएं दिख रही है उनको आपने लिखना है। 2 है, 7 है और ये 13 है, उन संख्याओं को लिखना है और उनकी हम सबसे बड़ी घात को लिखते हैं यहाँ पर, वो हमारे पास क्या होता है LCM। तो 2 की घात यहाँ पर हमें 1 ही है तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 है और उसके बाद ये 13 है, इनकी घात 1 ही है सबसे बड़ी, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। 2 की गुणा 7 के साथ करते हो तो कितना आ जाएगा, 14 की गुणा यदि आप 13 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तीन 43, 13 चौक 52, हासिल 5 और 13 एकम 13 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 18, यानी कि 182 आपके पास क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। इस तरीके से आपने HCF और LCM निकालना है। ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर आगे होंगे तो आप एक आधा क्वेश्चन और करोगे उसके बाद, ठीक है।
तो आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बस आप देखते रहो। तो हमें संख्याएं क्या दी है, 510 और 92, 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड। 510 दो पे चलाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक इधर आएगा, 2 पंजे 10, ये कितना है 10 है, तो ये 2 पंजे 10। उसके बाद हम इसको 3 पर चला करके देखते हैं, 3 आठे 24, एक इधर आएगा 15, 3 पंजे 15। उसके बाद ये किस संख्या पे चलेगा, ना ये 2 पे चलेगा, नहीं 3 पे, ना ये 4 पे, तो ये हम इसको 5 पर चलाते हैं। तो 5 एकम 5 इधर आएगा, तो ये 35 बन जाएगा, 5 सते 35, 17 एकम 17। इस तरीके से आपने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 510 के हमारे पास ये गुणनखंड आ गए। उसके बाद हम 92 के गुणनखंड 2 पे चलाएंगे, 2 चौक 8 और एक इधर आएगा, 2 छीक 12, 2 पे चलाएंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 तिये 6 और ये 23। तो 510 के हमारे पास क्या गुणनखंड आए, 2 गुणा में 3 गुणा 5 गुणा में ये 17। और 92 के देखते हम, 2 गुणा में 2 गुणा में ये 23। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। और देखो ये 2 हमारे पास 2 बार आया है, तो इसको मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, गुणा में ये 23। 23 की सबसे बड़ी घात हमारे पास 1 ही है, इसको मैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है, 5 की सबसे बड़ी घात, इस तरीके से घात हो जाएगी। तो देखो HCF हमारे पास क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो चीज़ आपको इसके अंदर कॉमन दिख रही है वो उठा लो बस। और कुछ दिख रहा है कॉमन, और कुछ 2 यहाँ पर तो है लेकिन उसके बाद यहाँ पर नहीं है, तो इसके आगे, और 3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये 23 है, 5 यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है। तो जो चीज़ आपको कॉमन दिख रही है वो आपका HCF हो जाएगा। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। और LCM क्या है, जो आपको अलग अलग संख्याएं दिख रही है, देखो यहाँ पर अलग अलग संख्याएं कौन कौन सी दिख रही है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और ये 23 दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, इनको लिखना है जो जो आपको अलग अलग दिख रहा है, और उनकी सबसे बड़ी घात को लेना है। तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 2 की सबसे बड़ी घात हो जाएगी 2, 3 की सबसे बड़ी घात यही है 1 है, तो ये 3 की घात 1 है, और 5 की सबसे बड़ी घात 1 है। तो इस तरीके से आपने इनकी सबसे बड़ी घात को लेना है। तो सबसे बड़ी घात और की कितनी है, 1 ही है, यहाँ पर सिर्फ 2 की घात, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो सबसे बड़ी घात लेंगे तो 2 की घात 2 आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 की गुणा 3 के साथ, 4 3 12, 12 की गुणा 5 के साथ करोगे 60, 60 की गुणा यदि आप 17 के साथ करोगे, उसके बाद 23 के साथ करोगे, ये आपके पास कितना आया 60, उसकी गुणा 17 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 0 0, 17 5 17 6 102। उसके बाद आप जो 1020 आया है उसकी गुणा आप किसके साथ करोगे, 23 के साथ, तो वो आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, 23 0 0 और ये 23 दूनी 46 हो जाएगा, 0 की 0 और ये 23 एकम 23। तो यदि आप इनकी गुणा करोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा। तो LCM हमारे पास कितना आया, 23,460। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखो आप यहाँ पर इसने एक बात और बोली है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, इसकी हमें क्या करके जांच करके भी बतानी है। जांच हम इसकी किस तरीके से करेंगे, जांच करने के लिए हमें यहाँ पर इसका फार्मूला दिया है, तो आपने उसको लिख लेना है। फार्मूला क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, HCF गुणा LCM, यानी कि जांच। यदि हम इसकी जांच लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, HCF गुणा में LCM।
तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, 510 है और ये 92 है। 510 गुणा में 92 किसके बराबर है, HCF गुणा एलसीएम। HCF हमारे पास कितना है, 2 है, और एलसीएम हमारे पास कितना है, 23,460। ठीक है, तो यदि आप इसकी गुणा करते हो इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 92 की गुणा इसके साथ करोगे, देखो 92 गुणा इसके साथ करोगे, 92 0 0, 92 एकम 92 2, हासिल 9 लगेगा, और ये 92 पंजे हमारे पास कितना हो जाएंगे, 45,400, ये 450 और ये 455, 455 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर गुणा ही देख लो करके, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, यानी कि 46,920। इसकी गुणा यदि आप इसके साथ करोगे, 2 की गुणा 0 के साथ 0, और 2 की गुणा 6 के साथ 6 दूनी 12, 4 के साथ 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि ये दोनों संख्या यदि बराबर आ जाती है तो हम इस, तो आपका आंसर इसका मतलब क्या है, सही है। तो जांच आपने इस तरीके से करनी है। उसके बाद हमें इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, 336 और 54 दो संख्याएं दी है, और 54, तो हमने इनका HCF और LCM निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालते हैं HCF LCM, सबसे पहले हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देख लेते हैं हम 336 को कि गुणनखंड सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, ये 2 एकम 2, एक इधर आएगा 13 बन जाएगा, और ये 2 6 12 और एक इधर आएगा तो ये 16 बनेगा, 2 8 16। उसके बाद मैं इसको 2 पर चलाऊंगा, 2 8 16 और 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 पे चलाएंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 पे चलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद ये 2 पे नहीं चलेगा तो 3 पे चलाते हैं, कितना आएगा, 3 से 21, 7 पे चलाएंगे 1, और 54 के यदि हम गुणनखंड देखते हैं तो 2 2 दूनी 4, एक इधर आएगा तो ये 14 बन जाएगा, 2 से 14, 2 पे नहीं चलेगा 3 पे चलाते हैं, 3 नीम 27, उसके बाद 3 पे चलाते हैं, 3 3 9 और ये 3 एकम 3, तो 336 के हमारे पास गुणनखंड क्या क्या है, 2 कितनी बार है ये, 4 बार, और ये 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा में 3 गुणा 7। इसी तरीके से यदि मैं 54 के देखता हूँ गुणनखंड, 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 4 बार, 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, और ये 3 और ये गुणा में 7। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की घात 1 और ये 3 बार आया है तो 3 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF हमारे पास क्या होता है, HCF होता है जो इनके अंदर कॉमन वैल्यू है। कॉमन वैल्यू आपको यहाँ पर 3 दिख रहा, 2 दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है ये 3, तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और ये गुणा 3। जो जो आपको कॉमन दिख रहा है आपने सिर्फ वही लेना है, वही हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। तो HCF हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको देखो ये सभी की सभी संख्याएं ये यहाँ पर लिखी हुई है जो इनके गुणनखंड है। तो जो जो आपको अलग अलग दिख रहा है उनको लिखना है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, और इनकी हम सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 2 की घात यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 4, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। 3 की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, और 7 की घात सबसे बड़ी 1 ही है, 7 की घात 1। तो सबसे बड़ी घात लेनी है इनकी अभाज्य गुणनखंड की, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, LCM हो जाता है।
तो 2 की घात 4 और ये 3 की घात 9 और ये गुणा में 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम। 2 की घात 4 हमारे पास कितना होता है 16, 3 की घात 3 हमारे पास क्या होता है 27 और ये 7। तो ये हमारे पास हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 सत्ते कितना होता है 16 85 16 95 16 सत्ते 112। 112 की गुणा आप 27 के साथ करोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 7 दूनी 14 और ये 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 4 8 और 4 12, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल 1, 2 और 1 3। 3024 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करते हैं तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपने एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं। उसके बाद हम इसकी क्या देखते हैं जांच करके देखते हैं। जांच के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। यानी कि दो संख्या हमारे पास क्या क्या है ए मान लेते हैं बी मान लेते हैं, वो हमारे पास किसके होते हैं एचसीएफ गुणा में एलसीएम। यानी कि दो संख्या है ए और बी, ए ये हो जाएगी और बी ये हो जाएगी, यानी कि 336 गुणा में 54 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास कितना है 6 और एलसीएम हमारे पास कितना है 3024। तो यदि आप 336 गुणा इसके साथ 54 के साथ करते हो तो हमारे पास कितना आएगा। तो सबसे पहले आप इसकी गुणा कर लो, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 0 0 और ये हासिल का एक यहाँ पर आ जाएगा, 6 3 18। तो 18,144 यदि आप 336 गुणा 54 के साथ करते हो तो तब भी हमारे पास 18,144 आ जाएगा। यानी कि यदि ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो जाती है तो इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, ये हमारे पास जांच जो है सत्य साबित होती है कि दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके से आपने ये एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और जांच करके बतानी है कि हमारे पास आंसर जो आया है सही है बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। संख्या क्या क्या दी है 12 दी है 15 दी है और 21 दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 12 के गुणनखंड करते हैं, 2 पे चलाएंगे 2 6 12, उसके बाद 2 पे चलाएंगे 3 और ये चलेगा 3 पर। इसी तरीके से मैं 15 के गुणनखंड करता हूँ, 2 पे नहीं चलेगा 3 पे चलेगा, 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। उसी तरीके से 21 के करता हूँ, 2 पे नहीं चलेगा ये चलेगा 3 पर, 3 7 21 और ये 7 एकम 7। इस तरीके से आपने इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 12 15 और ये 21। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के हमारे पास क्या आए हैं 3 गुणा 5 और 21 के क्या आए हैं 3 गुणा 7। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो 2 की घात 2 के रूप में और इसको 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 5 और इसको 3 गुणा 7 के रूप में। ऐसे ही एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारे पास जो इनके अंदर कॉमन वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है सिर्फ 3 दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जो आपको कॉमन दिख रहा है। और एलसीएम हमारे पास क्या होता है जो आपको अलग अलग क्या क्या संख्या दिख रही है, 2 दिख रही है 3 दिख रही है और 5 दिख रही है और यहाँ पर 7 दिख रही है। हमें इन संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेनी होती है। तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी है 2 है और 3 की यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है 1 ही है और 5 की सबसे बड़ी घात 1 है और 7 की 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है।
2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4, और 4 की गुणा 3 के साथ 12, 12 की गुणा 5 के साथ 60, और 60 की गुणा 7 के साथ करेंगे तो 420। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 420। उसके बाद हमें संख्या दी है 17, 23 और 29। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। 17, 23 और 29। इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। 17 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, तो ये ऐसी संख्या है जो सिर्फ 17 से ही चलेगी, 17 एकम 17। और 23, 23 भी सिर्फ 23 पर ही चलेगी, 23 एकम 23। और इसी तरीके से 29 है, ना ये 2 पे ना 3 पे, ये सिर्फ 29 पे चलेगी, तो 29 एकम 29। तो 17 के हमारे पास गुणनखंड क्या क्या निकल के आए, 17 एकम 17, देखो। और ये 23, 23 गुणा 1, और ये 29, 29 गुणा 1। देखो अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि हम एचसीएफ जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर संख्याएं सभी अलग अलग दिख रही होंगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणा 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 17 गुणा 1 के साथ करेंगे ये तब भी 17 ही आएगा। 23 गुणा 1 के साथ करेंगे तो तब भी ये 17 ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जो आपको कॉमन दिख रहा है एचसीएफ के अंदर हम कॉमन वैल्यू लेते हैं, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ हम क्या लेते हैं, कॉमन वैल्यू। और एलसीएम क्या होते हैं, जो आपको अलग अलग वैल्यू दिख रही है उसकी सबसे बड़ी घात। आपको अलग अलग कौन कौन सी वैल्यू दिख रही है, 17 और ये 23 और ये 29। तो आप यदि आप इनकी गुणा करोगे तो आपके पास एलसीएम निकल के आएगा, 17 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 हमारे पास 39। ये 17 गुणा 23 तो 391। अब हम इसकी गुणा 29 के साथ करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा, 9 एकम 9, नीम नीम 81 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 35। 2 की गुणा 1 के साथ 2 एकम 2, 2 की गुणा 9 के साथ 9, 2 नीम 18 हासिल 1, 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13, 10 और 1 11, यानी 11,339। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, दो संख्या होगा, इन तीन संख्या होगा। उसके बाद हमें संख्या दी है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो चलो हम इनके गुणनखंड करते हैं। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। इसी तरीके से हम 9 के करेंगे, 9 एकम ये 3 पे चलाएंगे क्योंकि ये 2 पे नहीं चलेगा, तो ये 3 3 9 और ये 3 एकम 3 और ये हमारे पास 25 है। 25 को हम चलाएंगे, 2 पे नहीं चलेगा, ना ये 3 पे चलेगा, ना ये 4 पे, तो ये 5 पे चलेगा। 5 की गुणा 5 5 25 और इस 5 को चलाएंगे, 5 एकम 5। तो देखो यहाँ पर 8 के हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 9 के हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड, ये 3 गुणा में 3। और इसी तरीके से हमारे पास 25 के क्या क्या गुणनखंड आए, 5 गुणा में 5। तो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, कॉमन वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसके गुणा 1 के साथ कर लेते हैं, क्योंकि तब भी ये वैल्यू वही आएगी। मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभाज्य, क्योंकि मैं आपको एचसीएफ निकाल के बता सकूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आपने इस 1 को नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 लिख दोगे तो तब यह अभाज्य गुणनखंड नहीं रहने के, क्योंकि 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है।
एक हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इसको इसलिए नहीं लिखते हैं। तो एच एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कॉमन वैल्यू होती है 1, तो एच एफ 1 आ जाएगा। और ये देखो, इसको मैं किस तरीके लिखता हूँ, 2 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ, इसको 3 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ, और इसको 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, जो आपको अलग अलग संख्या दिख रही है कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो हमने लिख दिया 2 की घात 3। और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9, और 5 की घात 2 कितना होता है 25। तो ये हमारे पास कितना आया, देखो 25 अट्ठे 200, 200 की गुणा यदि आप 9 के साथ करते हो तो 2 नीम 18, तो 1800 हमारे पास क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 300। पहली संख्या हमारे पास 306, दूसरी संख्या 657। इन दो संख्याओं का एचसीएफ हमें कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो आप इसको भी यहीं पर देख लो। तो पहली संख्या में कितनी दी है, 306, दूसरी संख्या में कितनी दी है, 657। तो हम लिखेंगे पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या। पहली संख्या 306 है और दूसरी है 657, और हमें इनका एचसीएफ कितना दिया है, 9। 9 हमें एचसीएफ दिया है। तो हमें क्या, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 306 और 657। तो 306 गुणा में 657, तो दो संख्या पहली है दूसरी है, इनका गुणनफल यानी कि गुणा करनी है, बराबर एचसीएफ हमें कितना दिया है, 9 दिया है, गुणा में और ये एलसीएम। तो देखो जैसे आप इसको 9 को यहाँ पर लेकर के आओगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 306 बटे में गुणा में 657 बटे में 9। तो ये एलसीएम इस साइड बचेगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। उसके बाद आप इसको काट सकते हो। ये 9 थिए 27 और ये 3 हासिल का बचेगा, इधर 36 बन जाएगा, ठीक है। और ये 9 चौक 36, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 34 गुणा में 657। 657 की गुणा यदि आप 34 के साथ करोगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो चलो करते हैं। 4 से 28 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 3 से 21 हासिल 2, 15 3 5 15, 15 और 2 17 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, ये 8 3 6 6 12 और 1 13 हासिल 1, 10 और 2 12 और ये 2, यानी 22,338 हमारे पास क्या निकल के आएगा, एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 22,338। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो संख्या 6 की घात n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखो, यदि आप 2 गुना 5 करते हो तो क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो 10 है ये 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, कोई भी संख्या यदि 2 गुना 5 के रूप में है तो वो संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अगर वो 2 गुना 3 के रूप में या 3 गुना 7 के रूप में होगी तो 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। जो संख्या 2 गुना 5 के रूप में होगी तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं 6 की घात n के क्या अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे इसके, 6 की घात n बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3 लिख सकता हूँ और साथ में n है तो n लगा दूंगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या शून्य पर या 0 पर समाप्त होगी अगर वह 2 गुणा में 5, और इसके ऊपर यदि मैं n लगा देता हूँ तब भी ये 0 पर ही समाप्त होगी। अगर वह 2 की घात n और गुणा में 5 की घात n के रूप में हो तो वो तभी हमारे पास 0 पर क्या होगी, या शून्य पर समाप्त होगी। तो इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला है, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13, और ये संख्या जो है भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, भाज्य संख्या। जैसे हमने यहाँ पर 6 बताया था, 6 जो है 1 भी भाग करता है, 6 को 2 भी भाग करता है, 3 भी भाग करता है, 6 भी, तो ये इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये हमारे पास भाज्य संख्या हो जाएगी। और जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं हमें क्या क्या ये 2 संख्या दी है। तो ये दी है 7 गुणा 11 गुणा 13 और ये प्लस 13। और दूसरी संख्या में क्या दी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। तो हमें ये 2 संख्याएं दी है, तो हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से हम जो है क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, तो 13 कॉमन लूँगा तो अंदर कितना बचेगा, 7 गुणा में 11, और ये प्लस में ये 13 तो बाहर चला गया और ये इसका 13 भी बाहर चला गया, तो अंदर 1 बचेगा। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 13, और 7 ही गुणा 11 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 77 प्लस में 1, ये 13 गुणा में ये 77 और 1 78 हो जाएगा। इसकी गुणा में 1 लिख सकता हूँ। तो अब देखो जो हमारे पास ये संख्या थी इसके जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये, और इसको मैं गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और इसको यदि मैं इसकी बात करता हूँ, इसके अंदर से मैं 5 को बाहर ले सकता हूँ, अंदर बचेगा ये 7 गुणा 6 गुणा
ये 5 बार चला गया तो 4 बचेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1, और ये 5 बाहर चला गया तो अंदर इतना बचेगा। ठीक है, तो 5। अब आप इसकी गुणा कर सकते हो, 7 6 42, और ये हमारे पास कितना है, ये 2 3 6 और 6 चौक 24। 42 की गुणा यदि आप 24 के साथ करोगे, 42 की और 24 की गुणा करोगे कितना आएगा, ये 24 दूनी 48 हासिल 4, और ये 24 चौक 96, 96 और 4 100, ये 1008, 1008 और ये प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणा में 1009 हो जाएगा, 1008 और 1009 गुणा में 1 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि दोनों संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या है। अतः यह संख्याएं भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमें ये बताना है। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वृत्ताकार पथ लेता हूँ, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई मैदान है, ठीक है, और ये इसके मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ हो जाएगा, ये हो गया वृत्ताकार पथ। और इसने यहाँ पर क्या बताया हमें, जो सोनिया है इस मैदान का एक चक्कर, मान लो सोनिया यहाँ पर खड़ी है, इस सोनिया को इस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि भी यहीं पर खड़ा है और इसको भी इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पर बताया है कि वे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे दोबारा यहाँ पर कितने समय के बाद पहुँचेंगे। तो सोनिया को तुम लिखेंगे यहाँ पर हल, यानी कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लगती है और रवि को कितनी मिनट लगती है, 12 मिनट, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो आप उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, और 18 के आ जाएंगे 2 तिये 6 और 6 तिये 18। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 के रूप में, और ये गुणा में 3, और इसको 2 गुणा में 3 की घात 2 के रूप में। देखो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों एलसीएम हम क्यों निकाल रहे हैं, और हम देखो रवि है और सोनिया दोनों को जो है यहाँ पर दोनों एक ही समय एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और एक ही समय पर दोनों दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है। तो जो है हमें ये बताना है कि वे कितने समय के बाद वे पुनः यहाँ पर दोबारा इस स्थान पर आएंगे। तो देखो यहाँ पर या तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे या फिर एलसीएम निकाल लेंगे। यदि हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉमन वैल्यू 2 गुणा 3 यानी कि 6। यदि एचसीएफ की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, एचसीएफ 6 आता है। तो देखो यदि
सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो क्या HCF जो है, सोनिया को यदि एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं तो क्या HCF हमारा 6 हो सकता है ना। यदि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं तो क्या सोनिया 6 मिनट में चक्कर लगा सकती है? बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास HCF आंसर नहीं होगा। और ये देखो कि रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट का समय लगता है? 12 मिनट का। यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में यदि रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है तो क्या HCF 6 मिनट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, जबकि 6 मिनट में ये यहीं तक ही पहुंचेगा, ये दोबारा यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए हम HCF आंसर नहीं ले सकते। तो यदि हम देखते हैं एलसीएम, एलसीएम हमारे पास क्या होता है, जो दी हुई संख्या होती है अलग अलग संख्याओं को लिखते हैं, 2 गुना 3 अलग अलग संख्याएं होती है, और उनकी हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की यहाँ पर घात, सब यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर 2 घात है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो हम एलसीएम में क्या सबसे बड़ी घात लेते हैं, जो नंबर होते हैं हमारे पास अलग अलग संख्याएं, तो वही हमारे पास एलसीएम होता है। तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4, और 3 की घात 2 9 हो जाएगा, यानी कि 4 9 36। तो 36 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब आप देखो कि सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, 2 चक्कर लगाएगी तो 18 दूनी 36, यानी कि 2 चक्कर में दोबारा से सोनिया यहीं पर आ जाएगी। और रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा और दूसरा चक्कर 24 मिनट में हो जाएगा, यानी कि 12-12 मिनट के हो जाएंगे। और तीसरा चक्कर भी 12 मिनट का है, तो 3 चक्कर में रवि यहाँ पर आ जाएगा इसी स्थान पर, और जो है सोनिया 2 चक्कर में यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सोनिया के 2 चक्कर और रवि के 3 चक्कर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो दोनों वे इस स्थान पर जो है, यानी कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोनिया और रवि जो है दोबारा पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36 मिनट। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।